नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, संविधान विषय के क्रम में आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है साथियों नागरिकता, सिटीजनशिप। साथियों, किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश में उपस्थित जो भी जनता या लोग होते हैं, उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाती है और वे कैसे नागरिक कहलाते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि नागरिकता है क्या। सबसे पहले हम नागरिकता का परिचय देंगे और इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश या राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को नागरिक कैसे कहा जाता है, नागरिक क्यों कहा जाता है और नागरिकता कैसे, मतलब कि वो नागरिक होते हैं वहां के। तो ये चीज हम यहाँ परिचय के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज साथियों, हम फिर समझेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। नागरिकता से संबंधित हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है साथियों, भारतीय संविधान है, उसमें नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इनको हम डिटेल में साथियों यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 5 से 11 तक जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो वो सारी चीजें हम संवैधानिक प्रावधान में समझेंगे। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों कि संसद द्वारा जो 1955 में कानून बनाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें साथियों नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे साथियों। ये आपकी समझ के लिए तो वैसे जरूरी है ही कि हमको नागरिक होने के नाते, किसी भी देश का नागरिक होने के नाते हमको अपनी ये अधिकार तो पता होनी चाहिए ना कि संविधान में और कानून में संसद द्वारा जो भी बनाई गई है उसमें हमारे लिए क्या प्रावधान की गई है। कोई किस प्रकार नागरिकता की प्राप्ति कर सकता है और कोई किस प्रकार नागरिकता की, किस प्रकार जो देश और राष्ट्र है वो किसी की नागरिकता को छीन सकता है, ये चीजें भी हमको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साथियों नागरिकता एक मतलब कि महत्वपूर्ण विषय है। इससे साथियों क्वेश्चन आता ही आता है, एक आध क्वेश्चन तो कभी कभी आ ही जाता है, तो इसलिए भी हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता है क्या, सिटीजनशिप है क्या। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम दीजिएगा नागरिकता, सिटीजनशिप। ये अपने इंडेक्स बना लीजिएगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 3 चीजें पढ़ेंगे साथियों। अब सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दीजिएगा इसका इंट्रोडक्शन या परिचय, नागरिकता है क्या। विस्तार से समझेंगे साथियों, आराम से समझेंगे। आपको आज नागरिकता से संबंधित कोई भी समस्या अब यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ठीक है साथियों। हम देश में रहते हैं साथियों, तो हमको किसी भी देश में नागरिक होने के कारण हमको साथियों बहुत से लोगों द्वारा, जैसे अभी ये आया था नागरिकता कानून 2019 में साथियों जो आया था, तो उसमें साथियों लोगों को भड़काया गया कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, आपकी नागरिकता। हालांकि नागरिकता छीनी नहीं जा रही थी, नागरिकता उनको दी जा रही थी। जो भी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, जो भी भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आने वाले थे, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, उनको नागरिकता दी जा रही थी। लेकिन यहाँ के मुस्लिमों को साथियों भड़काया गया कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि नागरिकता कैसे छीनी जाती है, नागरिकता की समाप्ति कैसे राज्य करता है और नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में दी गई है, जिसको तो कोई नहीं छीन सकता क्योंकि संविधान में दी गई है। तो इन सब चीजों को साथियों आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले साथियों हम देखेंगे कि नागरिकता से संबंधित परिचय, उसको देखते हैं कि नागरिकता है क्या। शुरू करते हैं साथियों, हेडिंग दीजिएगा परिचय। सबसे पहले साथियों परिचय, परिचय में देखते हैं साथियों, इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि नागरिकता है क्या। साथियों, अगर आप किसी भी देश के, अगर आप किसी भी देश में रह रहे हैं साथियों, तो आप वहां के नागरिक कहे जाते हैं। अगर कोई भी राष्ट्र साथियों, उसमें किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, कोई भी अगर राष्ट्र, कोई भी देश है साथियों, वहां के अस्तित्व के लिए राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब उस देश में कुछ लोग रहेंगे, और जब कुछ लोग रहेंगे तो वो वहां के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। हालांकि जो वहां पे रह रहा है वो सभी नागरिकता किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये किसी भी देश की नीति तय करती है। कोई भी राष्ट्र तय करता है कि हमको इस बंदे को या इस इंसान को या इस मतलब कि जो भी लोग हैं इनको हमको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी है, ये वहां की कानून, नियम विनियम तय करती है। तो नागरिकता साथियों राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों का होना साथियों बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिना नागरिकों के होने से, अगर किसी भी राष्ट्र में अगर नागरिक नहीं होंगे, किसी भी राष्ट्र में अगर लोग नहीं होंगे, जनता नहीं होगी, तो राष्ट्र का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है साथियों। तो नागरिकता साथियों क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग, जो देश के कानून और विधि द्वारा उनको मान्यता दी जाती है कि आप इस देश के लोग हैं, आप इस देश में रहने वाले एक सभ्य पुरुष हैं या सभ्य मानव हैं, तो आप उस देश के क्या कहलाएंगे, नागरिक कहलाएंगे। साथियों, हमारे संविधान में साथियों नागरिकता से संबंधित बहुत कम जानकारी दी गई है।
हालांकि भाग 2 में हमारे संविधान में साथियों कहाँ दी गई है, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। हमारे संविधान में साथियों हमने भाग 1 पढ़ा था। भाग 1 में साथियों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र थे। उसमें आपको हमने पढ़ाया था आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। आज हम भाग 2 पे चलते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, भाग 2 में है। और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 1 से 4 तक तो संघ और राज्य क्षेत्र थे। आर्टिकल 5 से 12, आर्टिकल 5 से 11 साथियों, आर्टिकल 5 से 11 जो है साथियों, ये हमारे नागरिकता से संबंधित, इसमें भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों एक चीज समझना यहाँ पे, ये तो संवैधानिक प्रावधान है कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता दी गई है। साथियों किसी भी देश का जो नागरिक होता है ना, एक चीज समझना ध्यान से यहाँ पे, किसी भी देश का जो नागरिक होता है ना, वो उस देश का साथियों, इस देश का पूर्ण रूप से सदस्य होता है। ध्यान से समझना, जो नागरिक होता है साथियों, जो किसी भी देश का जो नागरिक होता है, वो उस देश का क्या होता है, पूर्ण सदस्य होता है। कि मतलब वो वहां का सदस्य है, वो वहां का सदस्य है, पूर्ण रूप से वहां का सदस्य है, इसलिए उसको हम कहते हैं नागरिक। और एक चीज और समझना यहाँ पे कि किसी भी किन लोगों को हम विदेशी कहते हैं कि अरे यार ये तो विदेशी है। विदेशी किसको कहते हैं, जो किसी भी देश का नागरिक होगा ना साथियों, वो उस देश का पूर्ण रूप से सदस्य होगा। और जो विदेशी होते हैं, वो विदेशी साथियों क्या होते हैं, वो पूर्ण रूप से सदस्य क्या होते हैं, नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से सदस्य साथियों नहीं होते हैं। ये नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों, ये आएंगे, कुछ दिन तक आएंगे, किसी भी देश में रहेंगे, व्यापार व्यवसाय जो भी करना है अपना करेंगे, या टूरिस्ट बन के आएंगे, जो भी जिस रूप में आएंगे, वो वहां आएंगे किसी भी देश में और फिर अपना चले जाएंगे। इनका जो विदेशी होते हैं साथियों, इनका अपने देश के नागरिक होते हैं। तो ये जिस देश में रहते हैं विदेशी, वो वहां के पूर्ण सदस्य होते हैं। और जो किस देश के नागरिक जो होते हैं, वो उस देश के क्या होते हैं, पूर्ण रूप से सदस्य होते हैं। विदेशी भी साथियों 2 प्रकार के होते हैं। यही भी समझते चलना कि विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मित्र विदेशी होते हैं, एक मित्र होते हैं, और एक शत्रु विदेशी होते हैं। अब आप कहोगे सर विदेशी तो विदेशी होता है, इसमें मित्र और शत्रु क्या है। तो मित्र विदेशी क्या होते हैं और शत्रु विदेशी क्या होते हैं, समझते चलना साथियों। मित्र विदेशी वो होते हैं जिनसे, जैसे भारत का जो मित्र विदेशी है, भारत में अगर कोई विदेशी आया साथियों, तो वो मित्र विदेशी है कि शत्रु विदेशी है, इसका फॉरेनर जो है वो शत्रु है कि मित्र है, इसका डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा मतलब कि हम एक अपनाते हैं अवधारणा। मित्र अगर विदेशी है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है, हमारे देश का उस देश के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो अगर किसी देश का अच्छा संबंध है, किसी देश से अच्छा संबंध है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा, अगर उस देश से आया है वो इंसान या वो जो भी कुछ आया है, किसी भी देश से अच्छा संबंध अगर है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा मित्र विदेशी है। ठीक है। अगर हमारा जैसे भारत का अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है, अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या है, मित्र विदेशी है। वहीं शत्रु विदेशी क्या होता है, शत्रु विदेशी होता है साथियों वो जिससे उस देश का युद्ध चल रहा होता है। अगर किसी भी देश का दूसरे देश से अगर युद्ध चल रहा होता है, जिस देश से युद्ध चल रहा होता है, वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे शत्रु विदेशी होते हैं। जिस देश से क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा होता है, जिस देश से युद्ध चल रहा होता है, वो हमारे क्या हैं, शत्रु विदेशी। ठीक है। तो आप एक चीज समझना यहाँ पे कि नागरिक कौन है और विदेशी कौन है। नागरिक कौन है, जो हमारे देश के, जो किसी भी देश के क्या होते हैं, पूर्ण सदस्य होते हैं। विदेशी कौन होते हैं, ये पूर्ण सदस्य नहीं होते साथियों, ये कुछ समय के लिए आते हैं और फिर अपने देश में वापस लौट जाते हैं। तो विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मित्र विदेशी होता है, एक शत्रु विदेशी होता है। मित्र विदेशी कौन होता है, जिससे किसी भी देश का अच्छा संबंध होता है। जैसे भारत का साथियों अगर किसी देश से अच्छा संबंध है, किसी भी देश से युद्ध नहीं चल रहा है, तो हमारा क्या है, वो मित्र विदेशी है, वो हमारा जो है फ्रेंड फॉरेनर है। अगर वही हमारा इनमी फॉरेनर कौन है, वो हमारा शत्रु फॉरेनर कौन है, शत्रु विदेशी कौन है, जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा होता है। जैसे रसिया का यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तो रसिया में अगर कोई यूक्रेन से सदस्य आएगा या कोई भी लोग आएगा, तो रसिया के लिए क्या होगा, शत्रु विदेशी होगा। जैसे अगर भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो, एक एग्जांपल के रूप में समझना, अगर भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो और पाकिस्तान का कोई नागरिक जो है हमारे देश में आए, तो हम कहेंगे ये हमारे लिए क्या है, शत्रु विदेशी है। तो 2 कॉन्सेप्ट है साथियों, एक मित्र विदेशी, एक शत्रु विदेशी, ये यहाँ पे समझते चलना।
नागरिक क्या है साथियों? नागरिक किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस देश या राष्ट्र का साथियों वो पूर्ण रूप से सदस्य होता है। चीजें क्लियर है? लिख लेना कि नागरिक जो है, नागरिक वह होता है जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वह उस राष्ट्र का क्या होता है, या देश का पूर्ण सदस्य होता है। और विदेशी कौन होता है? विदेशी साथियों वो पूर्ण रूप से सदस्य नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए आता है और फिर उसके बाद अपने देश में वापस चला जाता है। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, एक शत्रु विदेशी और एक मित्र विदेशी। शत्रु विदेशी जिसके साथ शत्रु विदेशी क्या होता है, उसके नीचे लिख लेना, जिस देश से युद्ध चल रहा होता है, अगर उस देश का नागरिक किसी देश में आता है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, शत्रु विदेशी है। और मित्र विदेशी जिससे हमारा अच्छा संबंध होता है। ये चीजें समझ गए साथियों कि नागरिकता, विदेशी और शत्रु क्या है, ये भी समझ गए साथियों। एक चीज समझना साथियों कि जो किसी भी देश के नागरिक होते हैं, जैसे हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, हम उन नागरिकों को साथियों कुछ विशेष अधिकार देके रखते हैं। कोई भी देश है, जैसे अमेरिका ही है, अमेरिका के जो भी नागरिक होंगे या ब्रिटेन के जो भी नागरिक होंगे, वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार ज्यादा देता है। ऐसा नहीं है कि वो जो विदेशियों का अधिकार है वो भी अपने नागरिकों को देगा, ऐसा नहीं है। नागरिकों को कुछ ज्यादा अधिकार देगा और विदेशियों को क्या करेगा, कुछ कम अधिकार देगा। तो हमारा देश जो है साथियों, हम अगर अपने देश के पर्सपेक्टिव से बात करें, अपने देश को देखें, अपने देश को समझें, तो हमारे देश में साथियों नागरिकों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है विदेशियों की अपेक्षा। हालांकि विदेशियों को भी संविधान में अधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे देश में नागरिकों को साथियों बहुत अधिकार दिया गया है। तो साथियों हमारे देश में नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया गया है, ये भी समझते चलते हैं यहीं पे। पहली बात साथियों, एक चीज समझना कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, लिख देते हैं साथियों, जैसे भारत के जो नागरिक हैं, एक चीज यहीं पे समझते चलना, नागरिकता तो समझ गए। अब अगर हम एक चीज समझते हैं साथियों कि भारत के नागरिक को कौन कौन से अधिकार संविधान में दिया गया है। भारत के नागरिक को क्या अधिकार दिया गया है? केवल भारत के नागरिक को, इसमें विदेशियों को नहीं है, केवल भारत के नागरिकों को अधिकार क्या क्या दिया गया है साथियों। एक चीज समझना, यहाँ पे यही समझते चलना, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है साथियों। जब हम भाग 3 पे चलेंगे, अभी हमने भाग 1 पढ़ा था, अब भाग 2 पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद हम भाग 3 पे चलेंगे और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो साथियों केवल भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार है? सबसे पहला साथियों है कि आर्टिकल 15, ये जब भाग 3 पढ़ेंगे ना, यहाँ ये नागरिकता कौन से आर्टिकल में है? नागरिकता साथियों आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, 5 से 11 है। और इसके बाद साथियों 12 से 35 जो है हमारा, वो हमारा है मौलिक अधिकार। तो जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहां पे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे बस इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल जो 15 है, 16 है, 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें जो भी प्रावधान किए गए, जो भी हमारा ये मूल अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ये क्या है? केवल भारत के लोगों के लिए है, केवल भारत के लोगों के लिए, केवल भारत के नागरिक के लिए है। इसमें साथियों विदेशियों को कोई अधिकार नहीं है, नागरिकों के लिए है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। कभी कभी साथियों पूछ देता है कि कौन से मतलब के अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों के हैं। जैसे अगर हमारे भारत के जो भी नागरिक हैं, उनको साथियों हम आर्टिकल 15 में जो प्रावधान है, 16 में जो प्रावधान है, 19 में जो प्रावधान है, 29 में जो प्रावधान है, 30 में जो प्रावधान है, इसको हम सिर्फ अपने भारत के नागरिकों को देते हैं, विदेशियों को हम नहीं देते हैं। पहली बात। दूसरी बात साथियों, संसद में साथियों चुनाव लड़ने का, संसद में जैसे वोट देने का अधिकार, संसद में या विधानसभा में, मतलब कि मिला जुला के साथियों, विधानसभा में, विधान परिषद में, कहने का मतलब है कि वोट मतलब कि चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को है, विधान परिषद में। इसका मतलब है साथियों कि चुनाव लड़ने का अधिकार, जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो किसको है? केवल भारत के नागरिकों को है। अगर आपसे पूछे कि क्या कोई विदेशी आके यहाँ पे संसद का चुनाव लड़ सकता है, आप कहोगे सर नहीं। तीसरी चीज साथियों, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसको है? केवल नागरिकों को है। इसमें साथियों ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विदेशी को लाके यहाँ पे बना देंगे, नहीं। राष्ट्रपति बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। चौथा, वोट देने का अधिकार,
वोट जो देने का अधिकार है साथियों, ये भी किसको है? सिर्फ भारत के क्या है? वोट देने का जो अधिकार है साथियों, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही है। तो ये चार चीजें यहाँ पे साथियों निकल के आती है कि केवल भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो भी 6 आर्टिकल है साथियों, ये केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। संसद और विधानसभा, विधान परिषद में मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को होते हैं। ये हेडिंग देख के साथियों यहीं पे लिख लेना कि भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार है। तीसरा, राष्ट्रपति बनने का अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को है। और चौथा, वोट देने का अधिकार भी केवल भारत के नागरिकों को है। ये विदेशियों को अधिकार नहीं है। ये लिख लो पहले, ये इसको बना लो, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। लिख लो केवल भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार है, ये चार चीजें। अगर आपसे कोई पूछेगा राष्ट्रपति बनने का अधिकार क्या विदेशियों को है, तो कहना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या वोट देने का अधिकार विदेशियों को है, कहना नहीं है। क्या चुनाव लड़ने का अधिकार विदेशियों को है, कहना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के लोगों के लिए है, तो 15, 16, 19, 29, 30 हम आपको एक एक आर्टिकल आगे चल के पढ़ाएंगे। बस यहाँ पे ये चीजें समझ जाओ, ठीक है? ये चीजें समझ के लिख लो इसको। अब हम साथियों लिख लिए, रोक के लिख लेना। अब हम साथियों एक अगला चीज समझते हैं कि भारत के जो भी नागरिक हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, भारत के जो भी सिटीजन है, भारत के जो भी सिटीजन है, उनका स्वरूप क्या है? भारत के नागरिकता का स्वरूप क्या है? प्रकृति क्या है? तो हम समझते हैं साथियों, प्रकृति, प्रकृति किसकी? भारतीय नागरिकता की। तो हेडिंग देते हैं साथियों, भारतीय, हेडिंग दो, भारतीय नागरिकता की प्रकृति। भारतीय नागरिकता की प्रकृति। साथियों यहां ध्यान से समझते चलना, भारतीय नागरिकता की प्रकृति क्या है, मतलब हमारी जो भी नागरिकता है उसकी नेचर क्या है। ये भी क्वेश्चन साथियों एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो एक चीज यहाँ पे लिखते चलना, हेडिंग देना भारतीय नागरिकता की प्रकृति। भारतीय नागरिकता की अगर प्रकृति पर अगर हम विचार करें साथियों, तो एक चीज, तीन चीजें यहाँ पे मुख्य रूप से निकल के आती है। पहली चीज क्या निकल के आती है साथियों, कि भारत में जो साथियों एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का प्रावधान है? भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई कि भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, यहीं पे इसको समझते चलना साथियों कि एकल नागरिकता क्या है। एकल नागरिकता साथियों होती है, जैसे यहाँ पे एक चीज देखना, आपको हम बताए थे ना कि यहाँ पे साथियों स्टेट भी है, राज्य भी है और सेंट्रल भी है, केंद्र भी है। केंद्र के अंदर साथियों जो संघ है, केंद्र है, सेंट्रल है, उसके अंदर साथियों बहुत से छोटे छोटे राज्य हैं। जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य जो भी हैं वो एक सेंटर के अंडर में काम कर रहे हैं। सेंटर कौन है? जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी साथियों सेंटर में काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ये हमारा संघ हो गया, ये हमारा राष्ट्र हो गया, ये हमारे देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे यूपी में योगी जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन है, ये सब क्या कर रहे हैं? अपने राज्य को नीति निर्माता है, ये राज्य में अपना काम कर रहे हैं। तो एकल नागरिकता का मतलब साथियों ये होता है, सिंपल सा है कि जो केंद्र है, सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, वो संसद, जो केंद्र सरकार जो संसद है, संसद क्या है? वो सेंटर में है, वही सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता का प्रावधान करेगी। ऐसा नहीं है कि सेंटर भी नागरिकता दे आपको और योगी जी अलग से नागरिकता दे, मोदी जी आपको नागरिकता दे और योगी जी भी नागरिकता दे, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ये है कि हमारे देश में नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और जो भी नियम कानून जिस पे विचार करना वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, ना कि राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल करेगा। ये नहीं करेगी। कौन करेगा? संसद करेगा। हमको अगर नागरिकता देनी है कि छीननी है, इस पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगी। एकल नागरिकता का प्रावधान, यहाँ पे हमको सिर्फ एकल नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमें नहीं कहते हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम गुजरात के नागरिक हैं, हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कहते ना। हम ये कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश का नागरिक मतलब हमको सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, हमारे देश की नागरिकता। हमारे देश की नागरिकता, हमारे भारत देश की नागरिकता ही हमारी नागरिकता है, न कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता, झारखंड की नागरिकता, पश्चिम बंगाल की नागरिकता। ऐसी हमारे देश में प्रावधान नहीं है। तो एकल नागरिकता का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और संसद ये साथियों हमको क्या करेगी? नागरिकता देगी। नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान, कानून, विनियम है वो केंद्र सरकार और संसद बनाएगी।
वो हमारी एकल नागरिकता का मतलब है साथियों कि हमको सिर्फ एक हमारे देश की नागरिकता है, हमको अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं है, सिर्फ एक देश की नागरिकता है। देश की नागरिकता है मतलब हम भारत देश के नागरिक हैं, खत्म बात। देश की नागरिकता है, न कि हम किसी राज्य के नागरिक हैं। हमको ऐसा नहीं कि आधार कार्ड मिला है तो उस पर भारत सरकार लिखा है ना, ऐसा नहीं है ना कि उस पर लिखा उत्तर प्रदेश सरकार की नागरिकता लो, आधार कार्ड लो, ऐसा नहीं है ना। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन करेगा? संसद। नागरिकता से संबंधित प्रावधान नियम विनियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और हमको सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है, राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है। तो भारत में अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में आ जाए कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल की दोहरी, तो आप कहोगे एकल नागरिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका साथियों, आपको हम पढ़ाए थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में साथियों वो राज्यों का समूह है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि राज्यों का, इंडिया क्या है? इंडिया दैट इज भारत, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अमेरिका क्या है साथियों? राज्यों का समूह है। बहुत से राज्य हैं, 50 राज्य हैं, 50-51 राज्य हैं, वो मिलके एक अपना संघ बनाए हुए हैं। तो अमेरिका में क्या है साथियों? अमेरिका में सेंट्रल, तो एक सेंटर जो है, सेंटर भी एक नागरिकता देती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो नागरिकता देगी, और उसके बाद जो राज्य हैं छोटे छोटे, जो 50-51 राज्य हैं, वो भी राज्य जो है अपने देश को नागरिकता देते हैं। तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, उनको दो दो नागरिकता रखनी पड़ती है। जैसे अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां अपनी नागरिकता दिखाते हैं कि हम इस स्टेट से आए हैं, हम इस राज्य से आए हैं। ऐसा हम लोगों के देश में तो है नहीं। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश से बिहार जाते हैं तो बिहार पुलिस हमसे थोड़ी कहती है कि उत्तर प्रदेश की अपनी नागरिकता दिखाओ, नहीं, हमारे पास एकल नागरिकता है। हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, हम अपना जो भी आइडेंटिटी है, हम आइडेंटिटी दिखाते हैं, वो भारत सरकार की आइडेंटिटी है, बस नागरिकता प्रूफ हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो हमारी नागरिकता का प्रकृति क्या है? पहली बात, 3 चीजें यहाँ पर निकल के आती है। पहली बात, भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। दूसरी बात साथियों, भारतीय नागरिकता का प्रकृति क्या है? दूसरी बात साथियों, यहाँ पे भारत में अगर नागरिक कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो भारत देश का नागरिक होगा। ऐसा नहीं है कि वो भारत का भी नागरिक हो, अमेरिका का भी हो, ब्रिटेन का भी हो और ऑस्ट्रेलिया का भी हो, ऐसा नहीं। अगर भारत का कोई नागरिक है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का ही नागरिक होगा। दूसरी चीज क्या निकल के आती है साथियों, कि भारतीय जो नागरिक हैं वो सिर्फ भारत के ही नागरिक होंगे। भारतीय जो नागरिक हैं वो केवल भारत के नागरिक होंगे, केवल भारत के नागरिक होंगे, केवल भारत के नागरिक होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया के भी हो, अमेरिका के भी हो और भारत के भी हो, नहीं, वो केवल भारत के होंगे। अगर वो भारत के, अगर वो किसी देश की और नागरिकता को स्वीकार करते हैं तो भारत जो है अपनी नागरिकता खत्म कर देती है कि जाओ भैया तुम वहीं रहो, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाओ मजा करो, लेकिन हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, कट्टी, जाओ मजा करो। तो भारतीय जो नागरिक हैं वो केवल भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। वो ये भारतीय जो नागरिक होते हैं इनके साथियों 2-3-4 देशों के नागरिक नहीं हो सकते, भारतीय नागरिक केवल भारत के नागरिक होंगे। तीसरी चीज साथियों, भारत की नागरिकता की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है साथियों, इसकी ये भी समझते चलना। तीसरी चीज साथियों यहाँ पे निकल के आती है कि जो भी भारतीय, जो भी हमारा जो भारत देश है, वो नागरिकता साथियों सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक लोगों को देता है। जैसे हम हैं, आप हैं, इंसान है, जो भी लोग हैं, प्राकृतिक रूप से जो भी चीज है, प्राकृतिक रूप से जो मनुष्य है उनको नागरिकता देता है, नेचुरल पर्सन को। ना कि यहाँ पे साथियों कोई संस्था, कोई कंपनी, इन लोगों को नागरिकता नहीं जाती। बहुत से देशों में साथियों ना कंपनी को भी नागरिकता दी जाती है, संस्था को भी नागरिकता दी जाती है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, वो भी प्राकृतिक रूप से। तो हमारे यहाँ जो है साथियों, हमारी नागरिकता का स्वरूप क्या है, हमारी नागरिकता का प्रकृति क्या है? यहाँ पे साथियों सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक लोगों को नागरिकता दी जाती है, प्राकृतिक लोगों को नागरिकता दी जाती है, ठीक बात समझ गए। यहाँ पे कंपनी हो गई, संस्था हो गई, कोई भी एनजीओ हो गया, इन सबको नागरिकता नहीं दी जाती। हमारे यहाँ सिर्फ प्राकृतिक लोग, मतलब हम और आप मनुष्य हैं, इन लोगों को ही नागरिकता दी जाती है। तो ये भारतीय नागरिकता की प्रकृति है। भारतीय नागरिकता की प्रकृति में 3 चीज निकल के आती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब हम और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता रखेंगे, वो भी भारत देश की, खत्म बात। दूसरी बात, भारतीय नागरिक केवल भारत के नागरिक होंगे, वो केवल भारत देश के ही होंगे, न कि वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान कहीं के नहीं होंगे। अगर होंगे तो भारत के नहीं होंगे। प्राकृतिक लोगों को नागरिकता दी जाती है, यहाँ पे कंपनी, संस्था, एनजीओ, इन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक लोग जो भी प्रकृति द्वारा दिए गए, जैसे मनुष्य हो गए, इन लोगों को ही नागरिकता दी जाती है। ये हमारी नागरिकता की, भारतीय नागरिकता की साथियों प्रकृति है। अगर आपसे कोई पूछेगा भारत में कैसी नागरिकता है,
तो अब कहना एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। ठीक है, भारतीय नागरिक केवल भारत के नागरिक के लोगों के लिए है और प्राकृतिक लोगों को नागरिकता यहाँ पे दी जाती है। ये हो गया हमारी नागरिकता का परिचय। अब हम साथियों ये लिख लेना। अब हम साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था साथियों कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। जो संविधान है साथियों, इसमें भारतीय नागरिकता से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए। फटाफट 5 आर्टिकल है, 5 से 11 साथियों, हम फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद साथियों हम भारतीय ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसको हम पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर साथियों यहीं पे फिनिश हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, पढ़ के मजा आ रहा है ना? पढ़ना, मन से पढ़ना खूब। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। क्या है संवैधानिक? नेक्स्ट है साथियों हमारे इस चैप्टर का कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। हमारा जो संविधान है इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहली चीज एक चीज समझना चाहती हूँ कि संवैधानिक प्रावधान का मतलब यह है कि हमारे संविधान में क्या क्या इससे संबंधित प्रावधान या क्या क्या इससे संबंधित नियम बनाए गए। तो हम बताएं कि भाग 2 कहाँ है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 5 से 11 है। तो अगर आपसे कहें कि नागरिकता किस भाग में है तो भाग 2। संविधान के किस भाग में? भाग 2। और अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में है नागरिकता तो आप कहना 5 से 11 में। ठीक बात है। अब हम एक एक आर्टिकल समझते हैं एक एक लाइन में कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 साथियों कुछ नहीं कहता। आर्टिकल ये जो भी प्रावधान है ना साथियों, आर्टिकल 5 से 11 संविधान में ना, जब संविधान बनाया गया तो संविधान में साथियों ज्यादा कुछ नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाए नहीं गए। बहुत कुछ नहीं बनाया गया, हल्का में निपटा दिया गया। इसलिए निपटा दिया गया क्योंकि उनको उस टाइम जो है साथियों आजादी के बाद जो भी लोग आए गए थे बस उन पे फोकस था कि कौन विभाजन जब हुआ, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय उस पर उनका फोकस था कि किन लोगों को नागरिकता दी जाए, किन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाए। बस उनका इस पे फोकस था। और उसके बाद साथियों उन्होंने संसद को यह अधिकार दे दिया कि आप इस पे कानून बनाओ और कानून बना के नागरिकता दो और समाप्त करो। इसको संसद को साथियों केंद्र सरकार को इस पे छूट दे दी गई। तो हमारे संविधान में कुछ ज्यादा प्रावधान है नहीं। संविधान आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है साथियों कि हमारे देश के जो निवासी हैं, हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, आर्टिकल 5 कहता है कि हमारे देश के जो मूल निवासी हैं, जो हमारे देश में निवास करते हैं, जो हमारे देश में निवास करते हैं, जैसे अगर इनका यहाँ पे जन्म हुआ हो, जैसे भारत में अगर इनका क्या हुआ हो, अगर इनका भारत में जन्म हुआ हो, ठीक बात है। माता पिता इनके भारत में हो, माता पिता जो है वो भारत के हो, ठीक बात है। दूसरा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, क्या है? संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद अगर इसका जन्म अगर भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद अगर इनका जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत देश में हुआ हो तो हम कहेंगे कि वो भारत का क्या है? नागरिक है। आर्टिकल 5 में साथियों ये लिखा गया है कि भारत की नागरिक किसे कहा जाएगा? भारत का नागरिक साथियों उसको कहा जाएगा जिसका भारत में जन्म हुआ हो, जिसके माता पिता भारत के जन्मे हो और जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक भारत में जन्मा हो, हम उसको कहेंगे कि वो भारत का क्या है? मूल निवासी है, मूल रूप से यहीं का है। मूल रूप से कहाँ का है? भारत का है, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है। तो आर्टिकल 5 साथियों यही बस कहता है कि जिसका अगर भारत में जन्म हुआ हो, जिसके माता पिता भारत के हो और जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक भारत में जन्मा हो, वो क्या कहेंगे? भारत का क्या है? मूल निवासी है। ये आर्टिकल 5 हो गया। आर्टिकल अगर 6 की बात करें साथियों, आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 में साथियों क्या प्रावधान किया गया? कुछ नहीं किया गया। आर्टिकल 6 जो है, जो जब भारत पाकिस्तान का साथियों जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ पे भाग के आ गए थे। तो जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे, कहाँ आए थे? जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे? भारत आए थे। भारत आए थे, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है, उनको नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो कहाँ है? आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में साथियों जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता देने के संबंधित प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान से भाग के कहाँ आ गए? भारत। देखना,
आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए उनसे संबंधित नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। पहली बात। आर्टिकल 7 कहता है साथियों कि भारत से जो पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भाग के भारत आ गए, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो कहाँ है? आर्टिकल 7 में है। तो 5 में क्या है? जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 में कौन सा प्रावधान किया गया? जो पाकिस्तान से भारत आए थे। आर्टिकल 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 7 में की गई है। ठीक बात है। आर्टिकल 8, इसको मिटा देगा ऊपर, आर्टिकल 8 ऊपर लिखते हैं। आर्टिकल 8 में क्या प्रावधान है हम इसको देखते हैं साथियों। आर्टिकल 8 ये लिखते चलना। आर्टिकल 8 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 8 में साथियों कुछ नहीं है। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर आपके माता पिता या दादा दादी, आपके अगर माता पिता या दादा दादी, अगर आपके माता पिता या दादा दादी यहाँ रहे हो, क्या कहता है ध्यान से समझना, कि अगर आपके माता या पिता या दादा या दादी अगर भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो और आपका जन्म अगर भारत देश के बाहर हुआ हो, तो भी आप कहाँ होंगे? आप भारत के नागरिक होंगे। भारत में जन्मे हो और आपका जन्म जैसे, और जन्म जो है किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत से बाहर हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, तो भी वो क्या होगा? भारत देश का क्या होगा? नागरिक होगा। तो जो ऐसे लोग जो भारत के बाहर जन्मे हो, ऐसे लोग जो भारत के बाहर जन्मे हो लेकिन उनके माता पिता दादा दादी भारत में ही उनकी पैदा हुई हो, वो भारत के नागरिक हो, उनसे संबंधित जो प्रावधान है साथियों वो आर्टिकल 8 में किया गया है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 ये नागरिकता से संबंधित, ये 4 आर्टिकल जो है साथियों, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक बात है। आर्टिकल 5 कहता है जो भारत में जन्म हुआ है वो भारत के नागरिक, पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनकी नागरिकता, जो भारत में पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से भारत में आ गए उनकी नागरिकता, और जिनका जन्म जो है भारत से बाहर हुआ हो उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में किए गए हैं। ये 4 आर्टिकल साथियों ये नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये 8, 9, 7, 5, 6, 7 और 8। 9 क्या कहता है साथियों? ये 4 तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, इसको लिख लेना, मिटा देते हैं इसको बना लेना कि क्या क्या है चीजें। अब हम यहीं पे समझते हैं साथियों आर्टिकल 9 क्या कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 क्या कहता है साथियों? आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वो क्या होगा? वो भारत देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो विदेशी राज्य की अगर नागरिकता आप लेते हो, अगर आप विदेशी, जो आपको बताया ना कि हमारी नागरिकता की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, ये बताया था ना आपको कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत देश का नागरिक होना चाहिए, न कि किसी और देश का। अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर रहे हो, अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर रहे हो या ले रहे हो, तो आप भारत के नागरिक क्या होगे? आप जो है भारत के नागरिक क्या होगे? नहीं होगे। आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे। तो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप विदेशी राज्य की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है साथियों? यहीं पे समझते चलना। आर्टिकल 10 और 11 जो है साथियों, ये आर्टिकल 10 और 11 हमारे संविधान को, हमारे संसद को, आर्टिकल 10 और 11 जो है वो जो आर्टिकल 10 और 11 संविधान का है साथियों, ये हमारे संसद को साथियों क्या करता है? अधिकार देता है कि आप जो है इस पे कानून बनाइए, आप कानून बना के नागरिकता को दीजिए और नागरिकता को समाप्त कीजिए। तो विदेशी राज्य की नागरिकता जो ग्रहण करेगा, अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करेगा तो वो भारत देश का नागरिक नहीं होगा। ये आर्टिकल 9 कह रहा है। आर्टिकल 10 और 11 साथियों कह रहा है, आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 ये नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान थे। ये क्या कह रहा है आर्टिकल 10 कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 ये जो भी 4 आर्टिकल में नागरिकता दी जा रही है, ये संसद साथियों क्या करेगा? संसद जो है कानून बनाकर इनकी नागरिकता को बरकरार रखेगा। संसद कानून बनाकर इनकी जो भी नागरिकता है इनको क्या करेगा? इनकी नागरिकता को निरंतर रखेगा। निरंतर मतलब बरकरार रखेगा। ठीक बात? आसान से समझना, कोई ज्यादा घास पांच नहीं।
आर्टिकल 10 कह रहा है कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में जो भी नियम, जो भी नागरिकता देने संबंधी प्रावधान है, वो क्या करेगी, संसद कानून बनाकर इनकी नागरिकता को निरंतर रखेगा, इनकी नागरिकता को क्या करेगा, बरकरार रखेगा। और आर्टिकल 11 कहता है साथियों कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होगा वो क्या करेगा, संसद बनाएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन बनाएगा, संसद। जो भी नियम कानून होगी वो कौन बनाएगा, संसद। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 10 और 11 क्या कहता है, ये संसद को अधिकार देता है कानून बनाने की। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी राज्यों की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत का नागरिक नहीं होगा। और आर्टिकल 5, 6, 7, 8 क्या करता है साथियों, ये नागरिकता देने संबंधी है। आर्टिकल 5 कहता है कि जो भारत में जन्म लिया हो और जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक भारत में जन्मा हो, वो भारत का नागरिक होगा। 6 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे भाग के, उनसे संबंधित नागरिकता के जो भी प्रावधान है वो 6 में दिए गए हैं। 7 में जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत में आ गए, उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 7 में दिए गए हैं। 8 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेशों में जन्मा हो और उनके माता पिता, दादा या दादी अगर भारत में जन्मे हो तो भी वो भारत के नागरिक होंगे। और जो 5, 6, 7, 8 जो भी व्यक्ति नागरिक होंगे इस आर्टिकल के तहत, ये 4 आर्टिकल के तहत, उस पर जो है संसद कानून बना के इनकी नागरिकता को बरकरार रखेगा। ये आर्टिकल 10 में लिखा गया है। और आर्टिकल 11 में लिखा गया कि नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। ठीक बात है, ये आप यहाँ पे समझ गए कि संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में क्या क्या किया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे समझ गए। अब आर्टिकल 11 को बेस बना के, आर्टिकल 11 को आधार बना के साथियों, हमारे देश की जो संसद है वो 1955 में एक नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है। ये हमको जान लेना है कि नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 है क्या। ठीक है, तो आर्टिकल 11 में लिखा गया है कि जो भी संबंधित प्रावधान होगी वो संसद बनाएगी। अब इसी को आधार बना के हमारा जो है संसद 1955 में एक कानून बनाती है। कौन सा कानून बनाती है, नागरिकता अधिनियम 1955। आर्टिकल 11 को बेस बना के साथियों हमारा जो संसद है वो एक बनाती है कानून। क्या बनाती है, हमारा जो संसद है साथियों वो एक कानून बनाती है। क्या बनाती है, ध्यान से समझना। यहीं पे नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कानून बनाती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट, क्या, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये जो है साथियों ये बनाती है संसद 1955 में। इनमें साथियों 2 प्रावधान किए जाते हैं। पहला नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित प्रावधान है और दूसरा जो है नागरिकता की समाप्ति है। नागरिकता की प्राप्ति है और नागरिकता की क्या है, समाप्ति है। कि नागरिकता कैसे समाप्त होगी, आराम से समझेंगे, कुछ नहीं है, 2 लाइन में समझ जाएंगे। नागरिकता की समाप्ति, ठीक बात। अब हम देखते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति के क्या क्या आधार हैं। साथियों यहीं पे एक चीज समझते चलना ध्यान से कि जो भी नागरिकता अधिनियम 1955 आया, नागरिकता अधिनियम संसद ने जो भी बनाया उसमें ये बहुत विस्तार से देखा गया कि हमारे संविधान में बहुत छिछला स्तर का प्रावधान था। 5, 6, 7, 8 में जो भी नागरिकता देने की प्रावधान थी, आप देख ही रहे हैं कि उसमें बहुत ऊपर ऊपर लिख दिया गया है। लेकिन अब संसद को ये महसूस हुआ कि अब आगे चल के ये विवाद ना हो, इससे संबंधित हमको कुछ कानून बनाना पड़ेगा। तो ये कानून बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955 और इसमें साथियों लोगों को ये दिया गया कि आप किस प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं और आपकी नागरिकता को कैसे भारत सरकार समाप्त कर सकती है। इन दोनों का प्रावधान साथियों इस अधिनियम में किया गया। आपको यहीं पे एक बात बताते चले साथियों कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो है साथियों, इसमें 2005 तक लगभग 8 बार संशोधन हुआ है। लगभग 8 बार संशोधन हुआ है, इसमें अमेंड किया गया लगभग 8 बार। ठीक है, लगभग 8 बार इसमें संशोधन हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि 2005 में जो 2004 में 2003 में जो लागू हुआ था 4 में, उसमें हमको क्या क्या प्रावधान किए गए हम इस पे डिटेल में देखेंगे। तो भारत में अगर नागरिकता की अगर प्राप्ति की बात करें साथियों,
तो नागरिकता की प्राप्ति के 5 आधार दिए गए हैं। नागरिकता की प्राप्ति के साथियों 5 आधार दिए गए हैं। 5 आधार दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? पहला है साथियों जन्म के आधार पे। पहला क्या है? जन्म के आधार पे नागरिकता। नागरिकता की प्राप्ति नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार बताई गई है। पहला क्या है? जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे नागरिक कौन होगा, इसमें ये डिटेल में बताया गया है। जन्म के आधार पे नागरिक कौन होगा, इसके लिए बताया साथियों उन्होंने कि जो भारत में जन्मा हो, जो भारत में पैदा हुआ हो, या जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो, वो क्या होगा? भारत देश का क्या होगा? नागरिक होगा। जन्म के आधार पे नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरा साथियों दिया गया वंश के आधार पे। जन्म वंश। वंश का मतलब साथियों क्या है? वंश का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। वंश का मतलब है साथियों वंश के आधार पे जो नागरिकता है, इसका आधार ये है साथियों कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय मूल का, या कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, अगर उसके माता पिता दादा या दादी अगर कोई भारत के हो, जन्म का मतलब साथियों जो भारत में पैदा ही हुआ हो, जो भारत में पैदा हुआ हो, उसको हम जन्म के आधार पर नागरिकता दे देंगे। खत्म बात। वंश अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता दादा दादी वो भारत के नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर, जैसे कोई व्यक्ति गया कनाडा में, वहां पैदा हो गया, लेकिन उसके माता पिता जो है भारत के नागरिक हैं, तो उनको वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। बशर्ते यहाँ पे एक कंडीशन है कि 1 साल के अंदर इस बच्चे का जो है वो 1 साल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 साल के अंदर, जैसे कनाडा में है, तो हर देश में साथियों हमारे भारत का क्या है? एक एम्बेसी है, एक दूतावास है। तो 1 साल के अंदर अगर कनाडा में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो कनाडा का जो एम्बेसी है वहां पे उसको रजिस्टर करा दो 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर इसका क्या करा दो? पंजीकरण करा दो। तो उसको क्या मिल जाएगी? वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर रह रहा है, कनाडा रह रहा है, अमेरिका रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, अगर वो साथियों उसके वहां बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा अगर पैदा होता है, तो अगर वो 1 साल के अंदर उस एम्बेसी में रजिस्टर उसका नाम करवा देता है कॉन्सुलेट में, तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता दे दी जाती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात साथियों आती है पंजीकरण के द्वारा। तीसरी बात साथियों क्या है कि पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे नागरिकता दी जाती है। अब एक चीज समझना यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा कैसे नागरिकता दी जाती है, पंजीकरण करके कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। ध्यान से समझना साथियों कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, अच्छा इसी यहाँ पे आपको दिक्कत कर रहा होगा कि भारतीय मूल का व्यक्ति क्या है, इसे दिक्कत कर रही होगी ना कि भारतीय मूल का क्या है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति साथियों कुछ नहीं होता। भारतीय मूल का व्यक्ति ये होता है कि जो भारत का नागरिक हो, लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल का वो व्यक्ति होता है कि जो भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन वो कभी ना कभी भारत का नागरिक रहा हो, या उसके मम्मी पापा दादा दादी भारत के नागरिक रहे हो, कभी ना कभी रहे हो, तो हम उसको कहते हैं भारतीय मूल का। मूल जो है उसका जड़ जो है वो भारत में है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये बंदा जो है, ये इंसान जो है वो भारतीय मूल का है, क्योंकि ये कभी ना कभी इसके बाप दादा परदादा जो है हमारे देश से संबंध रखते थे, इसलिए हम उसको कहते हैं भारत का नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक। भारत का नागरिक नहीं, भारतीय मूल का नागरिक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारतीय मूल का व्यक्ति है, वो पिछले 7 सालों से लगातार अगर भारत देश में रह रहा हो, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति। अच्छा, यहीं पे एक चीज हम देखते हैं, ये जन्म वंश पंजीकरण, पंजीकरण को यहाँ पे देखते हैं साथियों। कोई भी व्यक्ति साथियों क्या है कि भारतीय मूल का व्यक्ति है। क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो पिछले 7 सालों से लगातार कहाँ रह रहा हो? भारत में रह रहा हो, पिछले 7 सालों से। कोई भी व्यक्ति साथियों जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो पिछले साथियों 7 सालों से लगातार भारत में रह रहा हो, अगर वो पंजीकरण के द्वारा वो अगर रजिस्ट्रेशन करे भारत सरकार के में, अगर वो केंद्र सरकार के पास अगर रजिस्ट्रेशन कर दे कि हमको यहाँ की नागरिकता चाहिए, तो हम उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। भारत जो संविधान में साथियों जो 1955 अधिनियम बना है, उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो भी भारतीय मूल कौन है? वो भारत का नागरिक नहीं है, वो भारत के बाहर रह रहा है,
उसके मम्मी पापा दादा दादी कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे होंगे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं भारतीय मूल का नागरिक। अगर भारतीय मूल का नागरिक अगर वो पिछले 7 सालों से लगातार भारत में रह रहा हो, तब अगर वो पंजीकरण अगर रजिस्ट्रेशन करा ले, तब उसको हम भारत की नागरिकता क्या करेंगे, दे देंगे। साथियों यहीं पे ध्यान से समझना कि भारतीय मूल का नागरिक क्या है, एकदम ध्यान समझना कि भारतीय मूल का नागरिक पिछले 7 सालों से भारत में अगर निवास कर रहा है तो हम उसको भारतीय नागरिकता दे देंगे। दूसरी बात, अगर कोई भी विदेशी साथियों, कोई भी विदेशी भारतीय महिला या पुरुष से शादी कर ले, दूसरी बात विवाह कर ले, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता से भारतीय नागरिक से क्या कर ले, विवाह कर ले, अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक से, जैसे कोई भी महिला या पुरुष है वो आए और भारत में किसी से शादी कर ले, अगर विवाह कर ले और विवाह करने के बाद लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो, तब हम उसको पंजीकरण के द्वारा क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। विवाह कर ले और यही कंडीशन इसमें भी है कि पिछले 7 सालों से वो भारत में रहा हो, पिछले 7 सालों से भारत में हो, पिछले 7 सालों से भारत में रह रहा हो, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पंजीकरण के द्वारा भारतीय मूल की नागरिकता को क्या करेंगे, भारतीय मूल नहीं, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को क्या करेंगे, दे देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 चीज समझा, जन्म, वंश और पंजीकरण। एक नेक्स्ट आता है साथियों, ये यहाँ पे हम 5 आधार बताए हैं ना, जन्म, वंश और पंजीकरण, ये तीनों लिख लेना, जन्म, वंश, पंजीकरण, ये तीनों लिख लेना। चौथा साथियों है पंजीकरण का मतलब क्या है कि जो भारतीय मूल का नागरिक है लेकिन पिछले 7 सालों से वो भारत में रह रहा हो, तो उसको हम पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे देंगे। दूसरी चीज, अगर कोई भारतीय महिला या पुरुष से आके विवाह कर ले, कोई भी विदेशी अगर भारतीय महिला या पुरुष से विवाह कर ले और 7 सालों तक भारत में रुक जाए, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन करा ले अगर केंद्र सरकार में, तो हम उसको क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। ठीक बात, ये चीजें यहाँ पे हो गई पंजीकरण के द्वारा। अब 5 आधारों में साथियों नागरिकता की प्राप्ति में, 5 आधारों में चौथा आधार जो साथियों है, चौथा आधार क्या है, पंजीकरण देख लिया हमने जन्म, वंश और पंजीकरण देख लिया। अब हम चौथा आधार साथियों देखते हैं क्या है। चौथा आधार साथियों जो प्राकृतिक नागरिकता, क्या है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता भी यहाँ पे भारत में साथियों जो है प्राकृतिक रूप से भी किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। प्राकृतिक नागरिकता क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझना साथियों कि प्राकृतिक नागरिकता क्या है। प्राकृतिक नागरिकता साथियों कुछ नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है साथियों, कोई भी व्यक्ति अगर भारत देश की नागरिकता चाहता है, मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म, हम आपको 3 कारण बताए ना, ये आपका चौथा कारण है, ये आपका चौथा है। तो जो व्यक्ति जन्म, वंश और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त कर पाया, वो प्राकृतिक रूप से नागरिकता लेने की कोशिश करेगा। जो उन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आता, जन्म, वंश और पंजीकरण में नहीं आता, वो अगर देखेगा कि प्राकृतिक रूप से क्या नागरिकता हमको मिल सकती है, तो इसके लिए आधार क्या है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश की आधार क्या है, हमारे देश की आधार क्या है, कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साथियों क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए ये है साथियों कि पिछला जो 12 महीना है, पिछला जो 12 महीना है, पिछला जो है साथियों 12 महीना से लगातार भारत रह रहा हो, लगातार भारत में क्या हो, रह रहा हो, और इस 12 महीना के पीछे, इस 12 महीना के पीछे साथियों, पिछले 12 महीनों से लगातार भारत में रह रहा हो, और इस 12 महीना के ठीक पीछे, इस 12 महीना के ठीक पीछे जो 14 साल है, 14 साल में 11 साल भारत में रहा हो, 14 साल में 11 साल कहाँ हो, भारत में रहा हो, भारत में रहा हो, तो इसको हम कहेंगे कि यार इसको भी दे दो भारत की नागरिकता। प्राकृतिक रूप से नागरिकता लेने के लिए साथियों आपको एक कंडीशन चाहिए कि आप 12 महीनों से लगातार भारत में रहे हो, पहली बात कि आप 1 साल से भारत में रह रहे हो, और उस 1 साल के ठीक पीछे की जो 14 साल है, 1 साल से तो लगातार भारत में रहना ही चाहिए, लेकिन जो 1 साल है उसके 1 साल के ठीक पीछे की जो 14 साल है, उस 14 साल में 11 साल आपको भारत में रहा होना चाहिए, तो आप इसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए आप भारत में रजिस्टर करा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए दूसरा चीज होता है साथियों कि आपको जो हमारी अनुसूची है, आपको हम बताए थे ना कि संविधान में 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूची में साथियों 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा संबंधित प्रावधान किए गए। जो 8वीं अनुसूची है, जो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है, उसमें भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
तो 8 शेड्यूल में का ये जो व्यक्ति है साथियों, इसको किसी भी भारत की भाषा का क्या हो, अच्छा ज्ञान हो। तो भारत की भाषा का क्या होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान हो, पहली बात तो ठीक बात है। दूसरी बात, राष्ट्र के प्रति साथियों संविधान का उसको नॉलेज होना चाहिए। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश का जो संविधान है साथियों, उसकी जो साथियों उसकी जो है क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, संविधान का समझ होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें अगर कोई भी व्यक्ति अगर फुलफिल कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर इसको पूरा कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यार इसको भी प्राकृतिक रूप से नागरिकता दे दो। ठीक बात है। तो प्राकृतिक रूप से नागरिक साथियों पिछले 12 महीने से लगातार भारत में रह रहा हो, पहली बात। 12 महीने के ठीक पीछे जो 14 साल है उसमें 11 साल भारत में रहा हो। दूसरी बात, भाषा का जो 8वीं अनुसूची जो है साथियों हमारे संविधान की, उसकी जो भाषा दी गई है उसका उसको अच्छा ज्ञान हो और संविधान की अगर समझ हो, तो हम कहेंगे कि इसको प्राकृतिक रूप से नागरिकता दे दो। तो यहाँ पे साथियों एक चीज समझना कि हमारे देश में साथियों 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वहां पे 5 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान है। जन्म, वंश, पंजीकरण, 3 समझ लिए, प्राकृतिक समझ लिए। अब चौथा हम समझते हैं, चौथा समझ लिए प्राकृतिक। अब 5वां समझते हैं कि क्षेत्र समाविष्टि के आधार पे, मतलब अगर क्षेत्र अधिग्रहण कर लें तो उसमें कैसे नागरिकता दी जाती है। अच्छा एक चीज समझना चाहती हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मान लेते हैं ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन भारत सरकार की नजर में उसको लगे कि ये एक अच्छा कलाकार है, ये एक अच्छा मतलब कि संविधान का अच्छा समझ रखता है या राष्ट्र के प्रति एक अच्छा भाव रखता है, तो इन सब चीजों को भी पीछे हटा के अगर केंद्र सरकार को लगेगा तो वो क्या करेगी, वो प्राकृतिक रूप से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। ऐसा नहीं कि इस कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। अगर राज्य सरकार नहीं सॉरी, अगर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार को अगर लगे, केंद्र सरकार को अगर लगे कि ये सारी चीजें तो साइड में रख देगी, अगर उसको लगे कि ये व्यक्ति जो है हमारे राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा भाव रखता है, हमारे संविधान की अच्छी समझ है, हमारा इसके प्रति मतलब राष्ट्र के प्रति इसका प्रेम बहुत अधिक है, तो वो क्या करेगी, उसको प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता क्या करेगी, उसको दे देगी। ठीक है, यहीं पे एक स्टार बना के लिख लेना साथियों, स्टार बना के लिख लेना, यहीं पे एक स्टार बना के लिख लेना। एक फैक्ट है कि भारत में राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसको होता है, जो जन्म के आधार पे हो। पहली बात, जो जन्म के आधार पे हो। राष्ट्रपति कौन बन सकता है भारत में, राष्ट्रपति यहाँ पे कौन बन सकता है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, जो जन्म के आधार पे नागरिक हो, पहला। और दूसरा, जो प्राकृतिक रूप से नागरिक होगा ना, वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, जो प्राकृतिक रूप से क्या हो, नागरिक हो। तो राष्ट्रपति कौन बन सकता है, यहीं पे एक साइड में लिख लेना कि राष्ट्रपति, भारत देश में राष्ट्रपति बनने का अधिकार केवल 2 प्रकार से प्राप्त नागरिकों को होता है। पहला जो जन्म से नागरिक है, और दूसरा जो प्राकृतिक रूप से नागरिक है, उनको ही सिर्फ राष्ट्रपति बनने का, मतलब कि जो वंश से नागरिकता है उनको नहीं मिलेगी, जो पंजीकरण है उनको नहीं मिलेगी, और जो क्षेत्र समाविष्टि जो 5वां बताएंगे उनको भी नहीं मिलेगी। बस 2 प्रकार, एक जन्म से और एक प्राकृतिक रूप से जो नागरिक है उनको ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। ठीक है, ये लाइन लिख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने का अधिकार किन किन प्रकार के नागरिकों को है, कि केवल जन्म से, केवल प्राकृतिक रूप से, जन्म और प्राकृतिक रूप से, या वंश और पंजीकरण रूप से। तो आप कहना कि जन्म और प्राकृतिक रूप से, केवल जन्म नहीं, केवल प्राकृतिक रूप से नहीं, जन्म और प्राकृतिक रूप दोनों में से अगर कोई भी रहेगा तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने का अधिकार जन्म और प्राकृतिक रूप से। 5वां साथियों यहीं पे समझते हैं, 5वां है एक हमारा नागरिकता की प्राप्ति में साथियों, 5वां है हमारा कि क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र अधिग्रहण। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब, अगर किसी भी, जैसे भारत का राज्य क्षेत्र है, अगर भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर हम उसको संघ में शामिल कर लें, या कोई भी क्षेत्र साथियों उसको हम अपने देश में शामिल कर लें, तो उसके जो भी नागरिक होंगे वो हमारे ऑटोमेटिक हमारे भारत देश के नागरिक हो जाएंगे। कुछ नहीं है। 5वां क्या है, क्षेत्र अधिग्रहण पे, क्षेत्र अधिग्रहण करने पर, क्षेत्र अधिग्रहण करने पर मतलब कि कोई भी अगर क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है अगर उसको भारत, जैसे सिक्किम था,
सिक्किम को साथियों हमने अपने देश में शामिल कर लिया, गोवा को हमने अपने देश में शामिल कर लिया। तो जो भी क्षेत्र, जैसे मान लो कल को पाकिस्तान को अपने देश में शामिल कर लें, अगर पाकिस्तान को अपने देश में शामिल कर लेंगे साथियों, तो पाकिस्तान को अपने देश में शामिल करते ही ऑटोमेटिक जो भी पाकिस्तान के नागरिक होंगे वो क्षेत्र के आधार पे हमारे देश के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। इनको साथियों राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति कौन बन सकता है? जो जन्म से है और जो क्या है, बोलो बोलो, जो प्राकृतिक रूप से है वही राष्ट्रपति बन सकता है। क्षेत्र अधिग्रहण मतलब कोई भी क्षेत्र अगर उसको हम भारत में शामिल कर लें तो ऑटोमेटिक वो उस देश का नागरिक, हमारे देश का नागरिक वो बन जाता है। तो नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार है: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र अधिग्रहण पे। ये 5 प्रकार है। अब हम यहीं पे लगे हाथ ये भी देख लेते हैं साथियों कि नागरिकता की समाप्ति से इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, ये भी देख लेते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जाके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात है। तो लास्ट है आपका, इस चैप्टर का लास्ट है साथियों कि नागरिकता की समाप्ति। ये तो अधिनियम में हमने नागरिकता की प्राप्ति पढ़े कि 5 आधार है नागरिकता को प्राप्त करने की। अब हम यहीं पे एक चीज समझते हैं कि नागरिकता की समाप्ति किन किन आधारों पर होती है। नागरिकता की समाप्ति हमारे साथियों इस जो अधिनियम है साथियों, देखो प्राप्ति के कितने आधार थे? प्राप्ति के 5 आधार थे। कौन कौन से? जन्म, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, जन्म, वंश, पंजीकरण, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र अधिग्रहण। ठीक बात है। तो प्राप्ति के 5 आधार थे। जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा जो है साथियों, धारा 3, 4, 5, 6, 7, ये जो नागरिकता अधिनियम की जो धारा है, धारा 3 में ये जन्म है, 4 में वंश है, 5 में पंजीकरण है, 6 में प्राकृतिक है और 7 में क्षेत्र समाविष्ट है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से लेकर 7 तक ये 5 प्रकार के अधिकार बताए गए हैं कि इन आधारों पे साथियों किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। वही साथियों 7 हो गया, अब 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। इस 3 आर्टिकल में साथियों, इस 3 धारा में, आर्टिकल नहीं, ये जो 3 धारा है साथियों, इसमें नागरिकता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये नागरिकता से संबंधित समाप्ति के क्या क्या प्रावधान है, तीन धारा में बताया गया है। पहला है साथियों, क्या है? पहला क्या है कि स्वैच्छिक रूप से अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है, स्वैच्छिक, क्या है? स्वैच्छिक। अगर स्वैच्छिक त्याग अगर करता है, स्वैच्छिक त्याग, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप है, हम है, हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें, हम किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लें या स्वेच्छा से हम भारत की नागरिकता छोड़ दें, कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के केंद्र सरकार को सबमिट कर दो कि हमको आज से भारत का नागरिक नहीं है। तो आपको कहेंगे कि टाटा बाय बाय, गुड बाय, जाओ निकलो, फुटो, स्वैच्छिक रूप से आप त्याग दिए, खत्म बात, आप आज से भारत का नागरिक नहीं हो, जाओ। आज से आपको जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी आपको छूट है, जो भी आपको प्रावधान है, आज से आपको मिलना। तो आपको क्या है, अगर आप है, चाहे हम है, चाहे इस देश का कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है, अगर वो स्वैच्छिक रूप से अपने मन से, खुद के मन से अगर वो नागरिकता को त्याग रहा है तो उसको हम कहेंगे कि स्वैच्छिक रूप से त्यागना। और स्वैच्छिक रूप से अगर वो त्याग रहा है, इच्छा से, अपने स्वैच्छिक मतलब स्व की इच्छा से, स्व की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से त्याग रहा है, तो हम कहेंगे कि वो नागरिकता खत्म। यहाँ पे साथियों एक चीज समझते चलना कि स्वैच्छिक रूप से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता की त्याग रहा है, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर जैसे मान लेते हैं कि भारत का किसी देश से युद्ध चल रहा हो, भारत का मान लेते हैं युद्ध चल रहा हो, ठीक है, और भारत का युद्ध चल रहा हो, आप और हम सोचे यार भारत का तो युद्ध चल रहा है, भारत तो बहुत समस्या में है, एक काम करते हैं, भारत की नागरिकता को त्याग देते हैं और चल के ब्रिटेन में बच जाते हैं। अगर उस टाइम अगर आप भारत की नागरिकता को त्याग रहे हो ना, अगर किसी भी भारत में, अगर भारत का किसी भी देश से युद्ध चल रहा होता है, तो भारत जो है, अगर आप स्वैच्छिक रूप से त्यागना जाएंगे ना, तो भारत सरकार उसको अभी कुछ समय के लिए रोक सकती है, जब तक युद्ध चल रही है। तो भारत का अगर युद्ध चल रहा है तो इस पर रोक सकती है, इसको क्या करेगी, रोक देगी कि अभी नहीं बेटा, अभी युद्ध चल रहा है, अभी तुम शांति बनाओ, आराम करो, चिल्ल मारो, जब युद्ध खत्म हो जाएगी अभी तो तुमको बॉर्डर पे भेजेंगे, तुमको बंदूक थमाएंगे, तुम जाके लड़ो, कहाँ भाग रहे हो। जब भारत देश में रहे, मलाई काटे,
आज जब भारत संकट में है, भारत में युद्ध छिड़ रहा है, तो आप नागरिकता छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, जाने नहीं देंगे। इसका मतलब कि भारत का अगर युद्ध चल रहा हो, तो वो नागरिकता, ये जो अगर आप स्वैच्छिक रूप से नागरिकता को त्यागने जा रहे हैं ना, समाप्त करने जा रहे हैं ना, तो वो उसको रोक देगी। यहीं पे दूसरी चीज, एक चीज और समझते चलना साथियों, कि अगर जैसे आप हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पापा हैं या आपकी मम्मी हैं, वो क्या की कि भारतीय नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से त्याग दी। आपका क्या कसूर है? आप तो चाहते थे भारत में रहना, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपकी नागरिकता को त्याग दी। तो अगर आप बालिग हैं, अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, तो आप नागरिकता एक एप्लीकेशन देके कि हमारे मम्मी पापा नागरिकता त्यागेंगे लेकिन हम यहाँ के नागरिक रहेंगे, तो भारत सरकार आपको नागरिक बनाए रखेगी। दूसरी बात, अगर आप नाबालिग हैं, अगर आप 18 साल से कम के हैं, तब तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आपके मम्मी पापा अगर नागरिकता स्वैच्छिक रूप से यहाँ पे त्याग रहे हैं, और अगर आप नाबालिग हैं, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार यहाँ पे कंडीशन देती है कि जिस दिन आप 18 साल के होंगे ना, जिस दिन आप 18 साल के हुए, उस दिन आप आना और आके एक फॉर्म भरना और कहना कि सर, स्वैच्छिक रूप से हमारे मम्मी पापा ने नागरिकता छोड़ी थी, लेकिन हमको हमारे भारत देश ही हमारा प्यारा है, हमको अपने भारत देश में ही रहना है, तो आपको वहां पे नागरिकता दे दी जाएगी। एक चीज यहाँ पे समझते चलना ध्यान में, कि भारत में अगर युद्ध चल रहा हो, तो ये नागरिकता संबंधित जो भी समाप्ति संबंधित प्रावधान है, उसको भारत सरकार रोक देती है। दूसरी बात, अगर आपके मम्मी पापा स्वैच्छिक रूप से अगर त्याग कर रहे हैं, और अगर आप नाबालिग हैं, तो 18 साल बाद आप आके अपने देश में फिर से नागरिकता को ले सकते हैं। तो पहली बात हो गई स्वैच्छिक रूप से त्याग। दूसरी चीज साथियों समझते हैं, दूसरी चीज है बर्खास्तगी। क्या है? बर्खास्तगी। बर्खास्तगी बर्खास्तगी का मतलब क्या है साथियों? एक चीज यहाँ पे समझते चलना, बर्खास्तगी का मतलब कुछ नहीं है कि अगर जैसे कोई भारत देश में अगर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, अगर वो क्या करे साथियों, बर्खास्तगी मतलब कि भारत सरकार अगर उसको, ये बर्खास्तगी का मतलब ध्यान समझना, एक चीज है, अगर हम आपको बताए थे ना, जब संविधान जो नागरिकता का जो प्रकृति बताए थे, उसमें एक चीज बताए थे ना, कि अगर आप किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो आप भारत देश के नागरिक नहीं रह जाएंगे। तो बर्खास्तगी का मतलब होता है साथियों, अगर कोई भी नागरिक, अगर भारत का नागरिक, अगर जो है भारत का जो नागरिक है, वो किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले, वो जो है साथियों किसी अन्य देश की नागरिक हो जाए, किसी अन्य देश का क्या करे, नागरिक बन जाए, तो क्या होगा, तो भारत सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर देगी, भारत से उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर देगी, भारत से उसकी नागरिकता को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। अगर भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिक बन जाए, किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, तो भारत से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। इसको कहते हैं बर्खास्तगी के द्वारा नागरिकता की समाप्ति। पहला चीज, स्वैच्छिक रूप से अगर आप गए, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को समाप्त कर लिए, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप गए और किसी अन्य देश की, जैसे आप कनाडा, यूएसए और कहीं जाके नागरिकता वहां की ले लिए, तो अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लेते हैं, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तो भारत से आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। दो चीज हो गई। तीसरी लास्ट समझते हैं साथियों, लास्ट क्या है, लास्ट है साथियों हमारी कि बर्खास्तगी हो गई, और एक हो गया वंचन, कि भारत सरकार अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकता है, वंचित कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये भी समझ लेते हैं, घबराना नहीं है। वंचन, वंचित, वंचन के द्वारा लिख लेते हैं, वंचन के द्वारा। एक तो बर्खास्तगी के द्वारा, एक स्वैच्छिक रूप से, एक वंचन के द्वारा। क्या है? वंचन के द्वारा। तीसरा, वंचन के द्वारा के मतलब क्या होता है साथियों, वंचित लोगों को क्या करता है इसमें साथियों, जैसे आप हैं, हम हैं, हमने गए साथियों, हम लोगों ने गया और फर्जी प्रकार से नागरिकता ले ली। हम लोग साथियों क्या किए कि अगर हम लोग गए और फर्जी नागरिकता ले लिए, फर्जी रूप से, अगर भारत सरकार जांच की और हम पाया कि आप फर्जी रूप से नागरिकता लिए हो, तो आपकी नागरिकता को क्या करेगी, आपकी नागरिकता को आपसे, आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर देगी, आपकी नागरिकता आपसे क्या करेगी, छीन लेगी। तो वंचन के द्वारा मतलब, वंचन मतलब छीनना, आपसे कोई चीज वंचित कर देना, आपको किसी भी चीज से वंचित कर देना, छीन लेना। अगर आप फर्जी तरीके से नागरिकता लिए हैं, तो आपको यहाँ से क्या करेगी, नागरिकता आपकी क्या करेगी, छीन लेगी। दूसरा, आप अगर संविधान के प्रति अनादर कर रहे हैं, संविधान के प्रति
आप अगर अनादर कर रहे हैं तो क्या करेगी भारत सरकार? आपसे नागरिकता क्या करेगी? छीन लेगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, वंचन के द्वारा नागरिकता सिर्फ और सिर्फ किसकी छीनी जाती है? जो पंजीकृत है, जो वंश है, जो जो प्राकृतिक रूप से है, जो क्षेत्र समाविष्ट से है, जो जन्म के आधार पे जो नागरिक है, जो जन्म के आधार पर जो नागरिकता लिए हैं, जो जन्म के आधार पर देश के नागरिक हैं, उनसे उनको वंचन के द्वारा कोई भी ये सब चीजों से छीना नहीं जा सकता। अगर वो संविधान के प्रति अनादर भी कर रहा है ना, तो हम उसको सजा देंगे, लेकिन हम उससे नागरिकता नहीं छीन सकते। तो जन्म के आधार पर जो देश का नागरिक होता है, जो देश का जो नागरिक है, लिख लेना, जो जन्म के आधार पे जो देश का नागरिक है, उससे जो है साथियों, इसके द्वारा वंचन के द्वारा उससे कुछ वंचन के द्वारा नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। वंचन के द्वारा नागरिकता की समाप्ति क्या होगी? लिखते रहना, नागरिकता की समाप्ति नहीं, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति नहीं की जाएगी। ठीक बात? मतलब कि जो जैसे फर्जी तरीके से अगर कोई जन्म के आधार पर देश का नागरिक है और वो संविधान के प्रति अनादर भी कर रहा है ना, या फर्जी फर्जी तरीके से तो लेगा नहीं, पहली बात तो जन्म के आधार पे है तो वो तो नागरिक है ही, तो उसको इस आधार पे साथियों उसकी नागरिकता को समाप्त नहीं की जा सकती। तो जन्म के आधार पे जो भी नागरिक है उसको सिर्फ और सिर्फ बर्खास्तगी या तो फिर तो स्वैच्छिक रूप से, अगर वो संविधान की अरे नागरिकता की समाप्ति करना चाहता है तो ही कर सकता है, लेकिन वंचन के द्वारा भारत सरकार जो है उसकी नागरिकता को जन्म वालों को नहीं छीन सकता। तो ये अगर कोई अफवाह फैलाए आपसे कि और आप जन्म के आधार पर नागरिक हो, अगर आप जन्म के आधार पर नागरिक हो और आपसे कोई अफवाह फैलाए कि आपके संविधान के प्रति आपने अनादर कर दिया है इसलिए आपसे आपकी नागरिकता को छीन ली जाएगी, तो आप इसमें मत पड़ना, क्योंकि आप कहना कि जन्म के आधार पर जो नागरिक होता है उससे जो है साथियों वंचन के द्वारा उसको उसको जो है नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात साथियों, जो पंजीकरण है, जो पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता पाया है या जो प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता लिया है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लिया है, पंजीकरण मतलब 7 साल वाला और प्राकृतिक रूप मतलब 12 महीना, 14 साल और 11 साल, तो प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता लिया है साथियों, ये साथियों क्या हुआ है, नागरिकता प्राप्ति के 5 साल के भीतर, क्या है, नागरिकता की प्राप्ति के 5 साल के भीतर, नागरिकता जो प्राप्ति है उसके 5 साल के भीतर, 5 साल के भीतर साथियों, 5 साल के भीतर किसी दूसरे देश में 2 साल की सजा पा गया, 5 साल के भीतर अगर किसी देश में 2 साल की अगर कैद हो गई तो उसको क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसकी नागरिकता को वंचन के द्वारा क्या करेंगे, छीन लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक रूप से संविधान की नागरिकता को पाया है और वो प्राप्ति के 5 साल के भीतर किसी देश से 2 साल की कैद हो जाता है उसको, तो हम उसको वंचित कर देंगे, उसकी नागरिकता को क्या करेंगे, छीन लेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से ये 7 वर्ष से, ठीक है, अगर ये चीज समझ गए, वंचन के द्वारा का मतलब क्या है, जो फर्जी तरीके से जो संविधान के प्रति अनादर कर रहा है, जो पंजीकरण और प्राकृतिक रूप से नागरिक है, जो नागरिकता प्राप्ति के 5 साल के भीतर किसी देश से 2 साल की कैद हो जाती है उसको, वो पंजीकरण के द्वारा उसकी नागरिकता को क्या करते हैं, छीन लेते हैं। तो ये हो गया साथियों हमारी नागरिकता की समाप्ति। जन्म के आधार पर जो भी नागरिक होंगे उनको हम नागरिकता से समाप्त उनको नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें साथियों यहाँ पे आके आपकी नागरिकता का चैप्टर जो है साथियों आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा साथियों, एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। नागरिकता, नागरिकता सबसे मैंने पहले पढ़ा कि नागरिकता है क्या, हमारे साथ साथ रिवीजन करना। नागरिकता कहाँ है संविधान में, भाग 2 में है, कौन से आर्टिकल में है, 5 से 11 में है। नागरिकता से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 किसको बेस बना के बनाया गया है, आर्टिकल 11 को बेस बना के बनाया गया है। ठीक बात है। नागरिकता अधिनियम 1955 में साथियों, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता की प्राप्ति, सिटीजनशिप की जो मतलब सिटीजन कैसे कोई किसी भी देश का बनेगा वो, और किसी भी देश के नागरिकता को कैसे छीना जाएगा, ये मतलब नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति
दोनों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता की प्राप्ति से संबंधित प्रावधान धारा 3 से लेकर 7 में किया गया। 3, 4, 5, 6, 7 5 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला है जन्म के आधार पे, दूसरा है वंश के आधार पे, तीसरा है पंजीकरण के आधार पे, चौथा है प्राकृतिक रूप से, और पांचवा है साथियों क्षेत्र समाविष्टि या क्षेत्र का अधिग्रहण करने पे। ये 5 प्रकार के हैं साथियों। और वहीं अगर नागरिकता की समाप्ति की बात करें तो नागरिकता की समाप्ति में 3 आधार बताए गए हैं। पहला है साथियों स्वैच्छिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से नागरिकता की समाप्ति चाहता है तो कर देंगे। दूसरी बात है साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति है जो साथियों बर्खास्तगी के द्वारा किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता को ले लिया तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर देंगे। और तीसरी चीज है साथियों वंचन के द्वारा। ये वंचन के द्वारा में अगर कोई भी व्यक्ति ये काम करता है तो भी उसकी नागरिकता को छीन लेंगे। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो प्राकृतिक रूप से नागरिक है और जो जन्म रूप से नागरिक है। इसके अलावा भारत का नागरिक कोई नहीं बन सकता। वंचन के द्वारा जो नागरिकता है साथियों केवल जन्म के आधार पे जो बना है उसको नहीं छीनी जाती। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर अगर नागरिक है तो वंचन के द्वारा उसकी नागरिकता को नहीं छीना जा सकता। आराम से इस वीडियो को देखना, एक एक चीज लिखना, आराम से समझना, जितना हो सका है साथियों उतना मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। भारतीय मूल का व्यक्ति कौन होता है साथियों ये भी बता दिया। भारतीय मूल का व्यक्ति जिसकी जड़ भारत में हो। भारतीय मूल मतलब जड़, ओरिजिन कहाँ हो, भारत में हो, लेकिन वो अभी भारत के बाहर रह रहा हो। और भारत के बाहर रहने के क्रम में साथियों वो उसके मम्मी पापा दादा दादी कभी ना कभी यहाँ के नागरिक रहे हो तो हम उसको कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति, पहली बात। और एक शब्द निकल के आता है साथियों एनआरआई। एनआरआई मतलब अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। एनआरआई कौन होता है साथियों? एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का मतलब बस इतना ही समझो कि कोई भी व्यक्ति है जो भारत से बाहर रह रहा हो, है तो भारत का नागरिक ही। जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होता, लेकिन जो एनआरआई होता है वो एनआरआई भारत का नागरिक होता है। वो भारत के पासपोर्ट पे किसी दूसरे देश में रह रहा होता है, रखा होता है। वो पासपोर्ट धारक किसका होता है? भारत का ही पासपोर्ट रखता है, लेकिन अभी फिलहाल वो किसी दूसरे देश में रह रहा हो। जैसे अगर कोई पंजाब का व्यक्ति कनाडा में जाके काम कर रहा है और पासपोर्ट भारत का ही रखता हो, नागरिकता भारत की ही रखता हो, लेकिन लंबे समय तक वो व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से कनाडा में बस गया जाके, तो हम उसको कहेंगे एनआरआई है। ठीक है, ये चीजें आपके समझ में हम नागरिकता से संबंधित सारी चीजें क्लियर कर दी हैं साथियों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इस चीज को समझे होंगे। अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए साथियों, जुड़े रहिए और जो भी जरूरतमंद है साथियों उसको इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।